सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हमने क्लोज टेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की शुरुआत करनी है। आसान लेवल से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले इजी टैकल करेंगे ताकि थोड़ा हमारा फ्लो बन जाए, क्वेश्चंस के ऊपर हमारा थोड़ा हाथ बैठ जाए और अप्रोच आपको पता लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है। कम से कम टाइम में सॉल्व करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है जल्दबाजी में आप क्वेश्चंस को गलत कर दें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस की कैटेगरीज होती हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे कि एरर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट और फिलर्स आपके आ जाते हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आरसी, क्लोस्टर्स, पैराजंबल, ये लॉन्ग क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। इनमें एक तो रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मैं 1000 बार आपको बता चुका हूँ। बिना रीडिंग के आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि सर कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो, सर कुछ ऐसी ट्रिक बता दो कि बस मैं फटाफट से इसके अंदर मेरे नंबर आ जाए, है ना, यूं करके छूं करके एकदम बिल्कुल सारा बन जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। देखो कॉमन सी बात है, सीधी बात है ना। तो पहले तो रीडिंग अच्छी करें। अब फिर मैंने वही बात पहले भी बोली थी, दोबारा बोल रहा हूँ, सिर्फ रीडिंग अच्छी करने से ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, ट्रिक भी सीखनी होती है। और क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चंस में आपको वोकैबलरी भी देखने को मिलती है, तो आपका वोकैबलरी वाला एस्पेक्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वोकैब अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वोकैब वाला जो कोर्स है उससे वोकैब अच्छे से देख रहे हैं सभी बच्चे, प्लस जो डेली बेसिस पे आ रही हैं वोकैबलरी उनको भी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है जी। क्योंकि जनरली कुछ बच्चे पूछते हैं सर इतनी वो कैब इनफ होगी क्या? अरे भाई, फिर वही वाली बात, चाहे वो कैब की बात करूँ, चाहे मैं इन क्लासेस की बात करूँ, चाहे मैं प्रैक्टिस क्लासेस जो ग्रामर वाली है वो, या फिर जो हमारा नॉर्मल कोर्स है, कंसेप्चुअल कोर्स है, उसकी बात मैं करूँ, ये तो मैंने सबको बराबर पढ़ा दिया ना। इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। सिलेक्शन भाई उसी का होगा जो मेरे पढ़ाए गए कंटेंट से ज़्यादा पढ़ेगा, खुद से भी प्रैक्टिस करेगा, खुद से भी एफर्ट डालेगा। बच्चे जनरली मैंने देखा है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मास्टर जी आप ही सारा पढ़ाओ। जब से ये ऑनलाइन आया ना, ये स्पून फीडिंग कुछ ज़्यादा ही हो गया। बच्चा खुद से कुछ मेहनत नहीं करना चाहता, यही करवाए सामने मेहनत, तो यही करवाएगा तो इसी का सिलेक्शन हो जाएगा ना भाई। आपका कैसे होगा सिलेक्शन? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर आपका कोर्स ले लिया तो कुछ मुझे अलग से बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है क्या? क्यों नहीं है भाई ज़रूरत? प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या? अलग से एफर्ट नहीं डालोगे क्या? मॉक्स नहीं लगाओगे क्या? बताओ मुझे, कि जो मैं पढ़ा दूंगा बस उतना ही पढ़ के चले जाओगे? अगर डिसेंट नंबर लाने हैं आपको तो बता दो मुझे। डिसेंट नंबर से होने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है भाई। और जब कंपटीशन बहुत हाई होता है ना, तो आपके जो कंपेटिटर हैं, जितना वो पढ़ रहे हैं आपको उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और फिर वही वाली बात, मैं सबको बराबर पढ़ा रहा हूँ, आप आगे कैसे निकलेंगे? ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में यही फ़र्क है, जो एक्स्ट्रा बढ़ता है। तो आपको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट पढ़ना है तो गुरु ने जो चीज़ें पढ़ाई हैं उससे अलग कुछ और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो। बाकी आप समझदार हैं, प्यारे बच्चे हैं। चलिए, क्लासेस का पर्पस बेटा बस सीखना है, आप ये बात मत भूलिए। क्लासेस, अब ये भले ही प्रैक्टिस क्लासेस हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी ही प्रैक्टिस आपके लिए सफिशिएंट होंगी। सफिशिएंट इन द सेंस, मेरे समझाने के लिए तो मैं चाहे आपको क्लासेस सारा साल भी लगाता रहूँगा ना, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? एक आप मान लो, आप सीख लेते हैं कि ड्राइविंग कैसे करनी है, लेट से सीख लिया आपने, चला रहे नहीं है गाड़ी, बस सीख लिया, उससे क्या फ़ायदा? तो ये आप सीख रहे हैं, चलानी तो खुद पड़ेगी ना गाड़ी, ड्राइविंग तो खुद करनी पड़ेगी ना। एक आपने सीख लिया तैरना कैसे है, सीखने से क्या होता है? तैरना तो खुद ही पड़ेगा ना। समुद्र में कूदोगे तब थोड़ा पता लगेगा ना कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो सिखाना एक लिमिट तक होता है, उसके बाद फिर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि जो टीचर ने वो चीज़ सिखाई है, जो स्किल्स आपको डेवलप करके दी है, आप उसमें कितना निखार लाते हो, आप उसको और कितना पॉलिश करते हो, वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये आप समझो ये चीज़ें। बहुत बच्चे ज़्यादा ज़्यादा ये कर दो, वो कर दो, ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ऑफलाइन में भाई जब पढ़ाया करते थे ना, 6 महीने में बैच कंप्लीट हो जाया करता था, हफ्ते में बस 2 क्लास हुआ करती थी, और तब भी हफ्ते में बस 2 ही क्लास इंग्लिश की, और 5 से 6 महीने में बैच कंप्लीट हो। उसमें तो प्रैक्टिस भी बहुत नहीं हो पाती थी, ना के बराबर। ये तो ऑनलाइन में तो पता नहीं कितना ही कंटेंट आपके पास चला जाता है, ऑफलाइन में तो जाता ही नहीं था। अभी भी ऑफलाइन बैचेस की बात करूँ तो इतना कंटेंट नहीं जा पाता बच्चों के पास जितना ऑनलाइन में चला जाता है बच्चों के पास एक एक क्लास के अंदर। सिलेक्शन तो वो भी लेते हैं, वो भी तो आपके जैसे ही स्टूडेंट है ना। तो वही वाली बात, ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता, क्वालिटी पढ़ने से होता है, और उस क्वालिटी को घर पे खुद से इंप्लीमेंट करने से होता है। आप समझदार हैं बेटा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लोज टेस्ट के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं लेवल 1 की, इजी लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं।
पहला क्लोज टेस्ट हम लोग देखते हैं। करना क्या है जी, क्लोज टेस्ट में आपके सामने पैराग्राफ आएगा, ब्लैंक्स हैं आपके पास, इन ब्लैंक में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। बहुत बेसिक सी बात है। तो सबसे पहला काम यूँ नहीं होता आया तो ठा 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 मचा के सीधा फिल करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद एक बेसिक आइडिया लेना है। बेसिक आइडिया लेने के बाद फिर 1 बाय 1 आपने अटेम्प्ट करना है और एलिमिनेट करते चलना है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है पढ़ लिया। और पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। एक काम करेंगे, पहले पीडीएफ से सॉल्व कर लेंगे, फिर क्लास को देखेंगे। ठीक है, पहले पीडीएफ से खुद को कह रहा हूँ, पहले पीडीएफ पढ़ के खुद से सॉल्व कर लेंगे। पीडीएफ साथ में लगी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, फिर इन क्लासेस को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि खुद से पहले ट्राई मार लिया है, साथ साथ मारना है तो आपकी मर्जी है भाई। तो पढ़ते हैं पूरा। डेटा और पायनियर स्पेसक्राफ्ट की बात हो रही है नासा के, और कोई थ्योरी प्रूव कर दी है जिसमें हाई सरफेस टेम्परेचर की बात हो रही है वीनस के, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की है, फिर उसके बाद ग्रीन हाउस एनर्जी, सनलाइट, प्लैनेट एटमॉस्फेयर, वार्मिंग, हीट रेडिएशन, है ना, वीनस एटमॉस्फेयर, अर्थ, वीनस एटमॉस्फेयर। तो मुझे समझ में आ रहा है अर्थ का एटमॉस्फेयर, वीनस का एटमॉस्फेयर वार्म होने से कुछ रिलेटेड है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता ही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जो गैसेस एटमॉस्फेयर में जाके ट्रैप हो जाती हैं। तो सनलाइट जो है उसके अंदर, मैंने बताया था ना शायद पिछली क्लास के अंदर, सनलाइट जो है फिर उन्हीं गैसेस में फंस जाती है और ग्लोब वार्म होने लगता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसी से हमारा जो सरफेस भी है वो भी वार्म हो रहा है। ये सब समझा चुका हूँ मैं आपको वैसे। ठीक है, चलो काफ़ी आसान है, नर्सरी लेवल के होते हैं ये, इजी लेवल के। ठीक है, चलो। डेटा डैश दी पाइनियर। पाइनियर का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई चीज़ जो सबसे पहले हुई हो किसी भी फील्ड में। तो नासा का सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहा है, या शुरू के जो स्पेसक्राफ्ट गए थे ना उनकी बात कर रहा है, जो स्पेस में गए थे। तो डेटा जो है नासा के पायनियर स्पेसक्राफ्ट से अपेरेंटली वो ये प्रूव करता है थ्योरी को। कौन सी थ्योरी को, हाई सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस की थ्योरी को, जो कि डैश है एन एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि होता है ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। अब आपने एक चीज नोट करी, भले ही मुझे इस वाले को फिल करना था बट मैंने यहां तक पढ़ा, क्यों? क्योंकि सेंटेंस तो बेटा पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ना, तब जाके कुछ चीज़ें पता लगेंगी। देखो ये आसान है बहुत, अभी आप बनाओगे वे 1 2 3, ये नर्सरी लेवल के हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा एडवांस लेवल पे जाओगे, हार्ड लेवल के करोगे, तो मैं वहाँ के लिए भी ये बात अभी से समझा के चल रहा हूँ आप सबको। ठीक है, पहले ना यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही सेंटेंस पढ़ा करो। ठीक है, चलो जहाँ तक सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो डेटा जो है नासा के पायनियर स्पेसक्राफ्ट डैश की बात हो रही है। तो बताओ डेटा ऑन हो सकता है? नहीं, ऑन तो किसी चीज़ के ऊपर होता है, या ऊपर का सेंस नहीं देना है। अक्रॉस का मतलब होता है इस जगह से उस जगह तक, इस ओर से उस ओर, वो वाला सेंस भी नहीं देना है। फ्रॉम हो सकता है यहाँ पे कि उस स्पेसक्राफ्ट से जो डेटा आ रहा है ना, फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम आ सकता है। थ्रू भी नहीं आ सकता। थ्रू का मतलब होता है से होकर, जैसे दिस रोड गोज थ्रू जंगल, जंगल से होकर जाते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक, इधर से निकल कर जा रही है, तो वो निकलने वाला सेंस भी देना ना, फ्रॉम वाला आएगा। तो डेटा जो है नासा के पायनियर स्पेसक्राफ्ट से फ्रॉम अपेरेंटली प्रूव करता है इस थ्योरी को। कौन सी थ्योरी को? जो हाई सरफेस टेम्परेचर है ना वीनस का, वो ये है, इज। अच्छा आपको पता है बिकॉज के साथ तो ऑफ आता है, ये तो गलत हो गया, आगे टू लिखा हुआ है। ड्यू टू आता है, एक शब्द होता है ड्यू टू का मतलब भी बिकॉज ऑफ होता है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, या फिर बिकॉज ऑफ। समझ रहे हैं सभी बच्चे? अंडरस्टूड टू कोई टर्म नहीं है, कोज टू कोई टर्म नहीं है। हम और ये भी बताना है कि जो हाई सरफेस टेम्परेचर है वीनस का, वो इस वजह से है, वो एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है, ये बोलना था। तो के कारण का सेंस देना था, तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि किस वजह से होता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, किस वजह से होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट की वजह से होता है, जो पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक पूरा ब्लैंकेट है, चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है, फिर बोल रहा है ऐसा जो ग्रीन हाउस डैश है वो क्रिएट होता है जब एनर्जी जो है सनलाइट के फॉर्म में इजिली पास हो जाती है थ्रू अ प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। वहाँ रुक जाते हैं क्योंकि कोमा है, पंक्चुएशन के साथ साथ चलेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश कर सकते हैं। अब ग्रीन हाउस क्या ऊपर बात कर रखी है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो नीचे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात होगी, ये तो बड़ा कॉमन सा है। अफेक्ट वैसे भी वर्ब होता है, आप लोग जानते हैं। इफेक्ट और अफेक्ट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, दोबारा एक बार देख लेंगे। अफेक्ट जो होता है वो आपका वर्ब होता है ना, और जो इफेक्ट होता है वो आपका नाउन होता है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव।
अच्छा, इफेक्ट जो होता है वो बेटा आपका वर्ब भी होता है, तब उसका मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, जैसे पॉलिसीज़ वगैरह को इम्प्लीमेंट करना, वो भी होता है, ठीक है। तो ये तो वैसे भी नहीं आ सकता। ग्रीन हाउस डिस्प्लेसमेंट कोई टर्म नहीं है। कॉन्टोर क्या होता है? कॉन्टोर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये अर्थ ही है लेट से, इसकी मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा कुछ कुछ डायग्राम्स के अंदर ऐसे वो बनी होती हैं, लाइनें बनी होती है ऐसे, मतलब एक लाइनें ऐसे बना रखी होती है, उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं डायग्राम्स के अंदर, उन लाइनों को हम लोग कॉन्टोर कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस कॉन्टोर कोई टर्म नहीं होता, बेसिक सा था, इफेक्ट आएगा। तो ऐसा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्रिएट होता है किस वजह से? जब एनर्जी जो होती है सनलाइट के फॉर्म में ईजिली पास हो जाती है प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से और वार्म कर देती है इसको। किसको वार्म कर देती है? अरे भाई एटमॉस्फेयर से तो पास होती है ना बेटा, प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से तो पास होती है, तो एटमॉस्फेयर को ही कैसे वार्म करेगी? अर्थ की दीवारें कुछ होती नहीं है, अर्थ का जो कोर होता है, जो इनसाइड पार्ट है अर्थ का, वो खुद ही वार्म है, ऑलरेडी गर्म है, तो उसको कैसे वार्म करेंगे? सरफेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो वार्म कर देती है उसके सरफेसेस को। यहाँ अर्थ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मेरे ख्याल से वीनस की बात हो रही है ना। तो वीनस का कोर या किसी भी चीज़ का कोर जो होता है वो तो ऑलरेडी वार्म होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस आएगा, क्लियर है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तब क्रिएट होता है जब एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में पास होती है प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से और वार्म कर देती है उसके सरफेस को, फिर कन्वर्ट हो जाती है ये हीट रेडिएशन में, और फिर ये हेल्ड की जाती है, हेल्ड मतलब वहीं रहती है किसके द्वारा? बाय द एटमॉस्फेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटमॉस्फेयर के द्वारा टॉप से लेकर बॉटम तक। फिर बोल रहा है वीनस का एक रिलेटिवली थिन एटमॉस्फेयर है जैसे कि अर्थ का है, बट जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें मोर देन 90% कार्बन डाइऑक्साइड है, अर्थ से ज़्यादा की, अर्थ के कंपैरिजन में बोल रहा है, कंपेयर टू लेस देन 4% इन दैट ऑफ द क्या, किसकी बात हो रही है? और तो किसी की बात की नहीं, अर्थ की बात की है, तो बड़ा बेसिक सा था, यहाँ पे अर्थ आ जाएगा। तो ये आपके सारे आंसर हैं, बाद में आपके पास PDF आ जाएगी, देख लीजिएगा। चले क्लोज टेस्ट नंबर 2, आसान आसान है, नर्सरी लेवल के हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार पहले जल्दी से पढ़ लो, 1 बाय 1 बनाना है तो लो मैं एक बार आपको दे देता हूँ, साथ साथ किसी ने बनाना है तो वीडियो को पॉज करते रहना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। आ जाओ जी, क्या किया यहाँ पे? The games were held every 4 years from 1924 until 1936. The games were held every 4 years from 9, अच्छा पूरा पढ़ें एक बार। जो गेम्स हैं वो होती हैं हर 4 साल में, ओलंपिक की बात हो रही है, तो ये 1924 से 1936 तक हुई, फिर वर्ल्ड वॉर 2 आ गया और फिर 48 में कुछ हुआ होगा, और फिर समर ओलंपिक की बात हो रही है, और फिर कुछ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात हो रही है, और आगे ऑल्टरनेटिंग इवन नंबर में फिर होने लगे। आपको पता है ना ओलंपिक्स जो हैं बेसिकली उसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक विंटर ओलंपिक्स होता है, एक समर ओलंपिक्स होता है। मतलब विंटर में वो गेम्स खेली जाती हैं जो उस पर्टिकुलर वेदर के अकॉर्डिंग कंड्यूसिव होती हैं, समझ गए, और समर में समर्स वाली गेम खेली जाती है। बेसिकली शायद नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर गेम के लिए अलग टाइम पीरियड होता है। ये ऑल्टरनेटिंग टू, जैसे हर 4 साल में आता है ना, तो जैसे अभी मान लो विंटर है तो फिर 2 साल बाद समर, फिर 2 साल बाद विंटर, तो वो विंटर का तो 4 साल की ड्यूरेशन होगी ना, फिर 2 साल बाद समर, समझ गए, विंटर समर विंटर समर। तो ये 2-2 साल के गैप में होते हैं एक्चुअल में। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि ये 4 साल में होते हैं कि ओलंपिक्स 2 में होते हैं। ओलंपिक्स 4 में ही होते हैं, बट वो पर्टिकुलर टाइप 4 में होती है। विंटर 4 के हो गया, अब 4 साल बाद आएगा, फिर 4 साल बाद आएगा, फिर 4 साल बाद। बट जब विंटर के बाद अगला विंटर आएगा उसके बीच में समर भी होता है, तो वो 2 साल बाद आ जाता है। आई होप थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है इसकी, जीके की। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट भी है तो सर्च कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए। गेम्स जो हैं वो होती हैं, हुई, पास्ट की बात कर रहा है, एवरी 4 ईयर्स फ्रॉम 1924 अंटिल 1936, आफ्टर विच दे वर डैश बाय वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के द्वारा वो क्या हो गई, गेम्स करप्ट हो नहीं सकती। सॉलिसिट का मतलब होता है, देखो एक होती है सॉलिसिट एडवाइस, एक होती है अनसॉलिसिटेड एडवाइस। तो सॉलिसिट का मतलब होता है कि खुद से दी गई कुछ, एक अनसॉलिसिटेड होती है जिसको मांगा ही ना गया हो, अनसॉलिसिटेड एडवाइस। सॉलिसिटेड का मतलब है कि किसी ने कुछ आपसे कहा और आपने फिर उसको कुछ दिया, ठीक है।
तो सॉलिसिटेड का यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। कॉम्प्लिकेट हो नहीं सकती हैं गेम्स, बाधा आ गई क्योंकि वर्ल्ड वॉर आ गया ना भाई, वॉर आ जाने से गेम्स जो है उसमें इंटरप्शन आ गया और वो गेम्स नहीं हो पाई। उसके बाद जो ओलंपिक्स हैं फिर 1948 में ये हुए, क्या हुए भाई, वॉज डैश हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, फिर हर 4 साल में होने लगे। तो जब एक बार इंटरप्शन आ गया था तो दोबारा से शुरू होगा, तो शुरू होने को क्या कहते हैं, रिज्यूम कहते हैं। गेम्स कंफर्म हो नहीं सकती, अकस्टम्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी हो जाना, आदत डल जाना, वो हो नहीं सकता। गेम्स ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकती, गेम्स थोड़ी बदल जाएंगी, वो पहले होती थी अभी भी हो रही हैं। तो ओलंपिक्स जो है शुरू हो गया 1948 में और वॉज डैश हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। तो एक बार बंद हो गया था ना वो, तो फिर दोबारा से हर 4 साल में होने लगा। 1948 में शुरू हो गया, दोबारा से होने लगा। देखो वॉज बी की फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आया हुआ है, तो रीगेन का मतलब, रीगेन तो एक वर्ब होता है भाई, किसी चीज को रीगेन कर लेना, वर्ब तो आ ही नहीं सकता ना। बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी आ रखी है, तो इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, बेसिक सी बात है। बारगेन भी वर्ब है, अगेन और नेवर दोनों हो सकते हैं, बट आगे चल के बता रहा है कि गेम्स तो होती चली जा रही थी, तो फिर नेवर नहीं आएगा, अगेन आएगा, ठीक है। एंड वॉज अगेन हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। अंटिल 1992 जो विंटर और समर ओलंपिक्स गेम्स हैं वो हेल्ड इन दी सेम ईयर, सेम टाइम पे होते थे, बट इन अकॉर्डेंस विद 1986 डैश। तो 1986 में क्या हुआ था, प्रीसीजन, प्रीसीजन का मतलब होता है किसी चीज़ की बारीकी, तो बारीकी का कोई सेंस नहीं है। तो बट इन अकॉर्डेंस विद 1986 डैश बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ओलंपिक कमेटी क्या लेगी 1986 में, डिसीजन लेगी ना, बेसिक सी बात है। इन डिसीजन का मतलब है किसी निर्णय पर ना पहुंचना, बट हम तो निर्णय पे पहुंचे हैं भाई। और इन सीजन का मतलब होता है कट, जैसे सर्जरी करनी है तो कट मारा, वो जो समझ गए, वो टाके लगाते हैं, कट मारा, फिर कट पे टाके लगा रहे हो आप, ठीक है। इन सीजन मतलब कट, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कमेटी का डिसीजन होता है। तो थर्ड बड़ा बेसिक सा था। उसके बाद बोल रहा है कि फिर क्या हुआ था, समर ओलंपिक गेम्स जो थी ना वो सेम में होती थी और विंटर वाली भी सेम में होती थी, बट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो 1986 का जो डिसीजन था ना, उसके बाद हुआ क्या, टू प्लेस द समर एंड विंटर गेम्स ऑन डैश 4 ईयर्स साइकिल्स। तो ये सेपरेट 4 ईयर साइकिल्स पे होने लगी, अलग अलग 4 ईयर साइकिल्स पे। मैंने बताया ना आपको, जैसे पहले विंटर हो रही है, फिर 4 साल बाद विंटर हो रही है, फिर 4 साल बाद विंटर हो रही है, फिर 4 साल बाद विंटर हो रही है। पहले होता क्या था कि जो विंटर है और समर है एक ही उसमें होती थी, विंटर समर। 4 साल बाद फिर विंटर समर, समझ गए, फिर 4 साल बाद विंटर समर। बट इस डिसीजन के बाद हुआ क्या, तो पहले विंटर आ गई, ठीक है, फिर उसके 2 साल बाद समर होने लगी, फिर 2 साल बाद विंटर होने लगी, तो मतलब इसमें तो 4 साल का ही गैप हो गया। फिर इसके 2 साल बाद समर होने लगी, तो इसमें भी 4 साल का गैप हो गया। ऐसे ऑल्टरनेट में चल रहे थे, फिर इसमें 4 साल का गैप आ गया, इनमें 4 साल का गैप आ गया। बट विंटर समर में 2-2 साल का गैप है। ये बेसिक सी बात है, आई होप आपको समझ में आ रही है, ठीक है। पहले पहले ये दोनों की दोनों एक साथ होती थी हर 4 साल में। तो क्या बोलेंगे, सेपरेट 4 ईयर साइकिल में होने लगी ना, इसकी साइकिल अलग थी, इसकी साइकिल अलग थी, तो सेपरेट टर्म आएगा। टुगेदर आ नहीं सकता, एक साथ होने रही। कस्टमरी का मतलब कस्टम से रिलेटेड है, रीति रिवाज से, उसका कोई लेना देना नहीं है। और मैचिंग का मतलब भी सेम हो जाएगा, हमें अलग अलग का सेंस देना है। और फिर नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स जो हुई 1992 के बाद, वो कब हुई, 1994 में हुई। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए एक बार जल्दी से पढ़िए इसे, तो वन बाय वन इसको देखते हैं भाई। पूरा पढ़ने के बाद हमको पता लगा भाई नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, और नॉन गवर्नमेंट एनजीओज को ही बोल रहा है वो। उसके बाद सोसाइटी के कंसर्न्स की बात कर रहा है, और क्या बता रहा है, बस उन्हीं से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, उसके उसके बारे में थोड़ा सा अपनी इंटरप्रिटेशन बता रहा है, ठीक है। जिस्ट मिल गया ना, आ जाओ वन बाय वन देखते हैं। सॉल्व तो नहीं करने के लिए दिया मैंने, कोई बात नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा नहीं है, 4 ही है, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ। जो फ्रेज है नॉन गवर्नमेंटल और जो नॉन प्रॉफिट है, इज कॉमनली यूज टू रेफर टू दी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट जो है, हम यूज़ करते हैं इस फ्रेज को उन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि ये करती हैं सिविल सोसाइटी को। सिविल सोसाइटी क्या है, सिविल सोसाइटी का मतलब यही होता है, यही ऑर्गेनाइजेशंस जो होगी, है ना, यही ग्रुप्स जो हो गए जो कि
पब्लिक के लिए कुछ करते हैं जिसमें गवर्नमेंट का और कॉर्पोरेट का कुछ इंटरफेरेंस नहीं होता है, समझ गए। तो पैसा कमाने के लिए नहीं करते, पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी कोज के लिए वर्क कर रहे हैं, कुछ सोशल कोज के लिए, सिविल सोसाइटी उसको बोलते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो दैट डैश सिविल सोसाइटी, तो दैट जो है वो इसके लिए आया हुआ है और यहाँ फिर वर्ब चाहिए, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको रिलेट कर रहा है, प्लूरल है तो आगे प्लूरल वर्ब चाहिए होगी ना। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? कंप्राइज होती है, क्योंकि आईएनजी आ नहीं सकता बिना इज एम आर के, पास्ट की बात हो नहीं रही है, एक फैक्ट बताया जा रहा है और ये सिंगुलर है तो फोर्थ हो जाएगा ना। तो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो है दैट कंप्राइज सिविल सोसाइटी, इससे क्या बनती है? सिविल सोसाइटी बनती है। अच्छा, एक कंप्राइज वाला पॉइंट आपको ध्यान है, हमने प्रेपोजिशन की क्लास में पढ़ा हुआ था कि कंसिस्ट के साथ तो ऑफ लगाते हैं बट कंप्राइज के साथ नहीं लगाते और ये दोनों सेम होता है, याद होगा आपको, है ना। उसके बाद इन जनरल ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द डैश दैट दे ऑपरेट फॉर द रीजंस अदर देन फाइनेंशियल गेन, जो कि मैंने बताया कि ये उन कारणों के लिए काम करती हैं जो कि फाइनेंशियल गेन से डिफरेंट है। मतलब ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, ये दूसरी चीज़ों के लिए काम करती हैं, सोशल कोज के लिए काम करती हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। बाय द डैश तो क्या बोलते हैं? बाय द फैक्ट दैट, ये बोलते हैं। बाय द वैल्यू, क्लू और लाई कुछ नहीं होता, कारण उसके पीछे ये है जो कि उसने बोला, सच ऑर्गेनाइजेशंस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द फैक्ट दैट, है ना। बाय द फैक्ट दैट का मतलब है इस तथ्य की वजह से डिफरेंट है। किस तथ्य की वजह से? कि वे काम करती हैं ऐसे कारणों के लिए जो कि फाइनेंशियल गेन से डिफरेंट है। तो ये एक फ्रेज होता है पूरा का पूरा, इसमें आप ग्रामेटिकल लॉजिक नहीं लगा सकते। बाय द फैक्ट दैट ऐसे का ऐसा ही एक फ्रेज होता है। सर्वेज जो है इंडिकेट करते हैं कि जो एनजीओ है उसकी हाई डिग्री ऑफ पब्लिक डैश होता है, जिसकी वजह से वो यूजफुल प्रॉक्सी हो जाता है फॉर द कंसर्न्स ऑफ सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर्स। प्रॉक्सी का मतलब है कि आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कंसर्न्स हैं और स्टेक होल्डर्स की जितनी कंसर्न्स हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। इसलिए एनजीओ का हाई डिग्री ऑफ पब्लिक ये होता है। तो आपको पता है ना, एनजीओ है तो कुछ अच्छा काम हो रहा होगा। तो एनजीओ में आपका क्या होगा बताओ मुझे? ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट पॉजिटिव वर्ड है। थॉट का मतलब तो सोचना है, सोचने का कोई सेंस नहीं है। आइडिया एक जनरल शब्द है, बिलीफ हो सकता था, बट यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट एक टर्म होता है, पब्लिक बिलीफ कुछ नहीं है। लोगों का विश्वास नहीं है, लोगों का वो विश्वास मतलब वो एक आइडिया नहीं है लोगों के दिमाग में, पब्लिक ट्रस्ट है। तभी उसने बोला, सर्वे इंडिकेट करते हैं कि एनजीओ का हाई डिग्री, हाई क्या होता है? हाई ट्रस्ट होता है, ज्यादा ट्रस्ट है। बिलीफ ज्यादा कम तो होता ही नहीं, बिलीफ तो बिलीफ होता है, उसको हाई नहीं बोल सकते। हाई किसको बोल सकते हैं? हाई ट्रस्ट को ही बोल सकते हैं। जिसकी वजह से जो एनजीओज होते हैं ये क्या बन जाते हैं? यूजफुल प्रॉक्सी बन जाते हैं। प्रॉक्सी मतलब रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सोसाइटी की चिंताओं को, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को। अच्छा जी, चलो आगे। NGOs range from small pressure groups on specific environmental concerns और human rights। NGO में क्या क्या होता है? स्मॉल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मतलब किसी चीज़ के लिए वो लड़ रहे हैं और फिर एक तरीके से प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को, समझ रहे हो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। फिर कुछ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी देखने को मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स ये भी देखने को मिलता है। तो क्या होता है? ह्यूमन राइट वायलेशन, समझे कि नहीं? सोसाइटी की कंसर्न्स की बात हो रही है ना, तो मानव अधिकार का अगर उल्लंघन होगा, जैसे राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजन है, समझ गए, राइट टू फ्रीडम है, टू डू एनीथिंग, तो उनकी बात, उनका उल्लंघन अगर हो रहा है तो एनजीओ आते हैं ना। तो कंसर्न्स, नेगेटिव बात हो रही है ना, कंसर्न्स। तो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो होते हैं या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ह्यूमन राइट इवेल्यूशन कोई टर्म नहीं है। इवेल्यूशन का मतलब है किसी को जांचना या आंकना। ह्यूमन राइट का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के अगेंस्ट होता है, रेस के अगेंस्ट होता है, वो ह्यूमन राइट का ही पार्ट है। तो ये ब्रॉड शब्द है। तो ह्यूमन राइट डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं, अधिकारों का कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, अधिकारों का उल्लंघन होता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, या कोई रोक नहीं रहा। मैंने क्या बोला? अधिकार अगर आपसे छीने जा रहे हैं तो आप उस चीज़ से डिप्राइव हो गए तो उसका उल्लंघन हो रहा है, वॉयलेशन ही टर्म होता है। तो एनजीओ में ये स्मॉल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, एक तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर, ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर, एजुकेशनल चैरिटी के ऊपर, वुमेन रिफ्यूजीज के ऊपर, कल्चरल एसोसिएशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल फाउंडेशन है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम्स है। ह्यूमैनिटेरियन मतलब ह्यूमन से रिलेटेड, कभी कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई तो आप मदद करते हैं।
एंड लिस्ट कुड गो ऑन, नाम ले लो आप, जितनी प्रॉब्लम गिनवा सकते हैं दुनिया में। तो और ये लार्ज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है जिसमें हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस होते हैं और मेंबर्स होते हैं अराउंड द वर्ल्ड। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी बट समझाने के लिए बता दिया। ये आंसर आप बाद में देख लीजिएगा रिवाइज करते टाइम। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार पहले पूरा पढ़ लीजिए। लेंथ से घबराना नहीं है, लेंथ तब ये ना के बराबर कुछ नहीं है। अभी जब आप हार्ड लेवल के करोगे ना तब आपको मजा आएगा, उसमें ये वाले ऑप्शंस भी आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अच्छे का मतलब ये नहीं कि वही वाली बात की बहुत ही हाई लेवल चले जाएंगे, जो लेवल एग्जाम डिमांड कर रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर, ताकि हम तैयार रहें। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। आओ भाई, पहला चलो 4 ही है इसके अंदर, कोई बात नहीं। इफेक्ट्स जो है प्लास्टिक बैग्स का ऑन द इन्वायरमेंट आर रियली डैश डिवास्टेटिंग बिकॉज देर इज नो डिस्पोजल मेथड दैट विल रियली हेल्प एलिमिनेट द प्रॉब्लम। बात किसकी हो रही है? प्लास्टिक बैग और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है पूरे टॉपिक के अंदर, उससे एनिमल्स को कैसे नुकसान पहुंचता है उसकी बात हो रही है। जो इफेक्ट्स है प्लास्टिक बैग्स का इन्वायरमेंट के ऊपर वो रियली डेवास्टेटिंग है। डेवास्टेटिंग मतलब दुष्परिणाम है, विनाशकारी परिणाम है। तो वेगली का मतलब होता है कोई चीज़ धुंधली है, समझ में नहीं आ रही है, बट विनाशकारी परिणाम तो हमें क्लियरली दिख रहे हैं, तो धुंधले का कोई मतलब नहीं है। रैंडमली कोई परिणाम नहीं है, ना के बराबर परिणाम नहीं है। क्वाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और रियली क्वाइट, क्वाइट मतलब बहुत ज़्यादा और क्लियरली दिख रहे हैं आपको। ठीक है, क्वाइट ये वाला क्वाइट वो वाला क्वाइट नहीं है, शांत वाला वो अलग है, QUIET वो अलग है। ये क्वाइट वेरी वाला क्वाइट है, ये टू मच वाला। ठीक है, तो डेवास्टेटिंग है बिकॉज देर इज नो डिस्पोजल मेथड दैट विल रियली हेल्प एलिमिनेट द प्रॉब्लम। नो डिस्पोजल का मतलब होता है कि आप प्लास्टिक फेंक तो देते हैं लेकिन बस वो इन्वायरमेंट में रुलता रहता है। रुलने का मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है, आप उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डीकम्पोज नहीं होता। हजारों साल लग जाते हैं, 100 साल 200 साल भी लग जाते हैं, है ना, प्लास्टिक को डीकम्पोज होने में। मेरे ख्याल से होता भी नहीं है शायद वो। तो कोई डिस्पोजल मेथड नहीं है जिससे कि प्रॉब्लम जो है एलिमिनेट हो जाए। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है विद देम इज दैट वंस दे हैव बीन डैश दे एंड अप इन द ट्रैश which then ends up in the landfill or is burned। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि जब एक बार वो ये हो जाए, ये कौन है, प्लास्टिक की बात हो रही है, एक बार वो क्या हो जाए, डिसइंफेक्टेड हो जाए। हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए क्योंकि उसके आगे पता क्या बोला हुआ है, दे एंड अप इन दी ट्रैश। अगर एक बार प्लास्टिक ऐसा हो जाए फिर तो कूड़े में ही गया वो, और उसके बाद फिर वो लैंडफिल में चला जाता है और फिर उसको जला दिया जाता है। लैंडफिल का मतलब है वो जो कचरे के बड़े बड़े पहाड़ नहीं होते उसको बोलते हैं लैंडफिल। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव वर्ड चाहिए क्योंकि यहाँ कुछ नेगेटिव होता होगा तभी तो वो कचरे में चला जाता है, तभी तो वो लैंडफिल में पहुंचता है, तभी तो उसे जला दिया जाता है। जलाने से पॉइजनस गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में आती है, तो जला भी नहीं सकते। तो करे क्या, प्लास्टिक बेकार जाए तो जाए कहाँ। तो क्या डिसइंफेक्टेड का क्या मतलब है कि किसी चीज को आपने, जैसे अब आप सैनिटाइजर किस लिए यूज करते हैं, अपने हाथ को डिसइंफेक्ट करने के लिए। इन्फेक्शन अगर आ गया तो डिसइंफेक्ट कर दिया है, तो पॉजिटिव वर्ड हो गया ना। तो डिसइंफेक्टेड है तो कचरे में क्यों जाएगा। सोइल ला सकता है कि मिट्टी में गिर गया, मान लो मिट्टी लग गई, अब उसके ऊपर डस्ट लग गई, अब उसका कोई यूज ही नहीं क्योंकि सिंगल टाइम यूज होता है, गंदी होगी पॉलिथीन, कैसे आप यूज करोगे। तो सोइल ला सकता है। मोल्ड का मतलब होता है किसी चीज पे फुफंद लग जाना, जैसे आप कोई फ्रूट बाहर छोड़ दीजिए, रोटी छोड़ दी 2 दिन के लिए, उसके ऊपर वो नहीं जमने लग जाता। मोल्ड क्या बोलते हैं, एक और नाम होता है उसका, फुफंद बोलते हैं हिंदी में तो मेरे ख्याल से, है ना। क्या नाम होता है, काई सी जमने लग जाती, काई नहीं होता है वो, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड ध्यान नहीं आ रहा अभी क्या बोलते हैं। तो मोल्ड उसको बोलते हैं। समझ कि सफ़ेद सफ़ेद सा फिर बदबू भी आने लग जाती है, कभी कभी हरे हरे रंग का भी हो जाता है, वो इमेजिन भी नहीं किया जा रहा है। तो वो बेटा किसी खाने पे लगता है, पॉलिथीन पे नहीं लगता है वो। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल कोई चीज़ होती है ना उसके ऊपर लगता है, बट ये तो बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं। बायोडिग्रेडेबल मतलब ये डीकम्पोज होती नहीं है, ये इन्वायरमेंट में ही पड़ी रहती है। बाकी सारी चीज़ों पे तो बैक्टीरिया चढ़ जाते हैं और उसको डीकम्पोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसे, है ना, बट प्लास्टिक नहीं हो सकता। तो मोल्ड नहीं आएगा। रिसाइकल तो पॉजिटिव वर्ड है, हमें नेगेटिव चाहिए था। तो सोइल्ड है, सोइल्ड का मतलब जब एक बार मिट्टी लग गई, उसमें गंद लग गया, तो फिर तो कूड़े में पहुंच गई और फिर लैंडफिल में, और फिर उसे बर्न कर दिया जाएगा। फिर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम दैट इट टेक्स फॉर द एवरेज प्लास्टिक बैग टू ब्रेक डैश कैन बी लिटरली हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कई सैकड़ों साल लग जाते हैं।
किसको? प्लास्टिक ब्लैक को। ये होने में, क्या होने में? ब्रेक डाउन एक टर्म होता है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब भाई डिकम्पोज होने में। वो होता भी नहीं है पहली बात तो, और होता भी है तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ब्रेक थ्रू क्या होता है? ब्रेक थ्रू वैसे एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है इनोवेशन। ब्रेकआउट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है जैसे कोई अनप्लेजेंट चीज फैल गई है। डिसीज ब्रोक आउट, वॉर ब्रोक आउट, सुना होगा। ब्रेक इवन कुछ नहीं है, ब्रेक डाउन होता है टुकड़ों में तोड़ना, टूट जाना, उसका डिकम्पोजिशन होना। थ्रू आउट द वर्ल्ड प्लास्टिक बैग्स जो है रिस्पॉन्सिबल है सफोकेशन एंड डेथ्स ऑफ वुडलैंड एनिमल। वुडलैंड मतलब वुड में रहने वाले एनिमल, तो उनकी सफोकेशन और डेथ का कारण है वो। एज वेल एज द डैश सॉइल न्यूट्रिएंट्स, और वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स को ये करता है, क्या करता है? इकट्ठा करता है। हमें नेगेटिव शब्द चाहिए। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। डिमांड भी नहीं करता सॉइल न्यूट्रिएंट्स को, कन्वर्ट भी नहीं करता, इनहिबिट करता है। इनहिबिट का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के अंदर वो प्लांट तक पहुंच ही नहीं पाते। आपने कोई प्लांट उसका जो सीड है आपने उसको बो दिया, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स वो कहां से लेता है? एक तो बाहर से वाटर, एक सनलाइट, एक सॉइल के भी तो न्यूट्रिएंट होते हैं। बट प्लास्टिक अगर मान लो वो हुआ है जमीन के अंदर धसा हुआ है मान लो, तो वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं पाते, तो उसमें बाधा आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। इनहिबिशन का मतलब रुकावट आ जाती है। तो प्रॉपर तरीके से सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं, नहीं अच्छे से किसी प्लांट को नहीं मिल पाते। समझे कि नहीं? तो सफोकेशन होती है, डेथ होती है वुडलैंड एनिमल्स की, और एज वेल एज सॉइल न्यूट्रिएंट्स में इनहिबिशन होता है या इनहिबिटिंग हो जाती है। तो यही हो जाएगा। आगे भी पढ़ लो एक बार। लैंड लिटर, इसका मतलब लैंड पे जो कचरा होता है वो प्लास्टिक बैग से, मतलब लैंड लिटर मतलब जो कचरा ज्यादातर होता है उसमें ज्यादातर प्लास्टिक बैग्स ही होते हैं। उसके अंदर पोटेंशियल है किल करने का ओवर एंड ओवर अगेन, एक बार नहीं कई बार उसी सेम प्लास्टिक से जंतु जानवर जो है उनकी मृत्यु हो सकती है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट वन बैग जो है उसके अंदर पोटेंशियल है इनएडवर्टेंटली का मतलब है ना चाहते हुए, अनइंटेंशनली किल करने का एक एनिमल पर एवरी 3 मंथ्स ड्यू टू अनइंटेंशनल डाइजेशन और इनहेलेशन। जानवर जो होते हैं उनको नहीं समझ होती है, खा जाते हैं वो प्लास्टिक, कहीं कूड़ा कचरा पड़ा होता है तो। सुअरों को तो मैं देखता ही हूँ इन जनरल खाते हुए। कुत्ते तो चलो फिर भी समझदार हो गए, बट कभी कभी कुछ खाना होता है, खाना प्लास्टिक में ऐसे रैप होता है, कोई गंद किसी ने फेंक दिया मान लो, किसी ने कुछ फेंक दिया, प्लास्टिक भी होता है, तो वो खाने के साथ साथ प्लास्टिक भी पिघल जाते हैं, है ना, टिगल या निगल जाते हैं। या इनहेलेशन कैसे होता है? आई डोंट नो। नाक के थ्रू अंदर चला जाता हो सकता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हो प्लास्टिक के वो नाक के थ्रू चले जाते, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? किल वन एनिमल पर एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने में एक एनिमल मर रहा है। तो देर आर ऑलवेज ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक बैग्स, हमेशा हैं। बायोडिग्रेडेबल आप यूज करें। एंड सर्च फॉर मोर ऑल्टरनेटिव कंटिन्यूज, और भी सर्च अभी जारी है। चलें भाई, कोई दिक्कत किसी तरीके की है ना? चलिए अगले पे आते हैं। ये रहा, एक बार पूरा पढ़ लीजिए जल्दी से इसे, तो 1 बाय 1 इसे सोल्व भी कर लीजिए साथ साथ। पहला, चलिए जी यहां से समझते हैं। मासायस या क्या भी है, जो भी है यार छोड़ो इसे। साइस, मासिस, मासाइस जो भी है, ठीक है। मासा कह लेते मासा, है ना, भाभी सा, ये वो चल रहा है डेली सोप, स्टार प्लस वाला नाटक। द मसाइस, यार मेरे को नहीं बोलने में अजीब लग रहा है। द मासा लिव इन डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। जिनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होती, या तो उनको कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी बोल दो, सामने वाला मान ही लेगा, या फिर नहीं पता तो बोल दो कि भाई हमें नहीं पता इसके बारे में, वो ज़्यादा बेटर है ना। चलिए, तो ये जो लोग हैं ये रहते थे कहाँ पे? इन डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो इन दैट कुछ होता नहीं है, देयर कहाँ से आ गया? एक ही पार्ट की बात हो रही है, सम के बाद प्लूरल चाहिए तो पार्ट्स होना चाहिए था, फिर ए ही आएगा, और बिल्कुल सही है, अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, जो ये पार्ट के लिए आया हुआ सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो ये लोग रहते थे वहाँ पे अफ्रीका के एक ब्यूटीफुल पार्ट में। ये जो लोग थे लिव ऑन दी वाइड प्लेन्स, वाइड प्लेन्स मतलब जो प्लेन इलाका होता है वहाँ पे रहते थे, साउदर्न और नॉर्दर्न केन्या में और नॉर्दर्न तंजानिया में। द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड। तो एरिया जो था वो एरिया में क्या क्या था? माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड थे। ग्रास लैंड समझते हो? बस घास ही घास आपको दिखाई दे रही थी।
ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेज एंड रोकी हिल्स, मतलब जिसपे आपको कांटेदार झाड़ियां भी मिल सकती हैं और रोकी हिल्स भी मिल सकती हैं, ठीक है, नुकीली हिल्स की बात हो रही है, चट्टाने बेसिकली उनकी बात हो रही है, पथरीली चट्टाने। जो एरिया इस चीज से बना हुआ था, तो वो ये वाला सेंस देना, सराउंड्स ऑफ कुछ टर्म नहीं होता है, मेजर या कुछ करना नहीं है, कंसिडर नहीं, कंसिस्ट ऑफ आएगा। जो एरिया कंसिस्ट ऑफ, मैंने बताया था ना भी, या तो कंप्राइज भी बोल सकते हो या कंसिस्ट ऑफ भी बोल सकते हो, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता है। तो एरिया जो है उसमें रोलिंग ग्रासलैंड है जिसमें आपको थॉर्नी बुशेज और रॉकी हिल्स मिलेंगे। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू दी सीजन्स, जैसे ही सीजन चेंज होता था वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। लुकिंग फॉर ग्रासेज एंड अदर प्लांट्स डैश विच देयर कैटल कैन ग्रेज, तो वो ग्रासेस को ढूंढते थे और ऐसे प्लांट्स को ढूंढते थे जिनको उनकी कैटल ग्रेज कर सके, गायें भी वहां पे जहाँ पे चर सके, ऐसी जगह ढूंढते थे। कैटल, गाय भैंस वगैरह कैटल मवेशी को बोलते हैं। तो क्या आएगा, ऑन विच आएगा, प्लांट्स को ही चरेंगे ना, ऑन विच, जैसे अब प्लांट्स है या फिर ग्रास है, उन्हीं के ऊपर ही तो वो घूमेंगे फिरेंगे मवेशी वगैरह, वहीं तो अपना चारा खाएंगे जो भी उन्होंने खाना है। तो विद नहीं लगा सकते, एंड अदर प्लांट्स विद विच के साथ का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। एट हम जगहों के लिए यूज करते हैं, बट जो कैटल है वो ग्रासेस के ऊपर होंगी ना एक तरीके से, तो ऊपर वाला सेंस देना है। बाय का के द्वारा वाला सेंस है, उसका कोई लेना देना है नहीं। दे हैव नो परमानेंट होम, उनकी बात हो रही है, इनका कोई परमानेंट होम नहीं है। व्हेन दे वांट टू सेटल इन अ प्लेस फॉर सम टाइम, जब चाहते हैं वो सेटल होना, दे बिल्ड अ काइंड ऑफ कैंप कॉल्ड मन्याता, एक कैंप बना लेते हैं जहां पे जो कुछ फैमिलीज हैं लिव फॉर डैश वीक्स और मंथ्स। तो अब बताओ क्या आएगा, देखो यहाँ पे ए आर्टिकल लगा पड़ा है, तो अ लिटल तो आ नहीं सकता, अ लिटल तो हम लोग अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, यहाँ तो काउंटेबल है वीक्स और मंथ्स, तो ये गलत हो गया। एट लीस्ट होता है, अ लीस्ट कुछ नहीं होता, तो ये गलत। अ फ्यू हो सकता है, मतलब कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद प्लूरल भी आता है, और अ फ्यू पॉजिटिव वर्ड भी तो हो सकता है। अ और सम एक साथ नहीं आ सकते, या तो सम लगाओ या फिर अ लगाओ, तो अ में तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो गिवन नहीं है ऑलरेडी। तो सम वीक्स या सम मंथ्स हो सकता था, बट अ लिखा हुआ है तो आप नहीं कर सकते सम, तो इसलिए अ फ्यू ही आएगा। अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में पढ़ा भी है कि अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और ये अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है। तो थोड़े हफ्ते के लिए, महीने के लिए फ्यू फैमिलीज जो थी वहां पे रहती थी, फिर वो मूव करते थे अगेन, टेकिंग देयर फ्यू बिलोंगिंग्स, जो भी उनके पास सामान होता था अपने साथ ले चलते थे, एंड बर्निंग द ओल्ड मनियाता टू द ग्राउंड, और जो पुराना कैंप लगाया उसमें आग लगा देते थे। चलिए जी, क्लोज टेस्ट नंबर 6। पोज करो वीडियो को, जल्दी से पढ़ो, चलो वन बाय वन सॉल्व भी कर लो। इसमें 5 है, ठीक है। अरे आंसर दिख गया क्या, अरे यार कोई बात नहीं। देर आर ओवर 9,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स ऑन दिस प्लैनेट, 9,000 स्पीसीज हैं बर्ड्स की इस प्लैनेट में, डैश ऑफ विच ओवर 1360 आर फाउंड इन इंडिया अलोन। तो 9,000 में से 1360 तो इंडिया में ही पाई जाती है, तो आउट ऑफ विच होता है ना, इतने में से आउट ऑफ दैट या आउट ऑफ विच बोलते हैं ना, 1 आउट ऑफ 2, 3 आउट ऑफ 5, यही बोलते हैं ना हम लोग, आउट ऑफ का सेंस आता है। सम ऑफ विच आ सकता है, 9,000 है, तो अगर आप कह रहे हो सम ऑफ विच, उनमें से कुछ पाई जाती है इंडिया में, तो फिर ये भी बताना था कुछ कहां पाई जाती है। सम का यूज आप तब कर सकते थे, बट यहां पे कह रहा है उनमें से ये सारी की सारी ही यहां पाई जाती है 1360, तो सम नहीं आ सकता है। अक्रॉस ऑफ विच कोई टर्म नहीं होता, इन ऑफ विच कोई टर्म नहीं होता है, आउट ऑफ विच होता है। फिर 18 स्पीसीज जो है बर्ड्स की, वो डैश है एंडेमिक टू इंडिया, एंडेमिक मतलब लोकल है यहाँ पे, तो प्लूरल है ना ये बर्ड्स, और बात किसकी चल रही है, प्रेजेंट टेंस की चल रही है, प्लूरल है और प्रेजेंट टेंस, तो ये तो सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये पास्ट है तो आर आएगा। 81 species of birds are endemic to India because birds are found everywhere and in all dash zones। तो कैसा जोन होता है, क्लाइमेटिक जोन एक टर्म होता है, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में यहाँ का क्लाइमेट अलग है, कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कहीं मॉडरेट टेम्परेचर है, तो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में पाए जाते हैं, साइज में, शेप में, या फिर विंग्स आर डैश, एंड विंग्स आर डैश अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ देयर हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जहाँ वो रहते हैं, विंग्स
उसकी विंग्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, हैबिटेट की नीड्स के अकॉर्डिंग। पहले इसको फिल करो, थर्ड में क्या आएगा। तो क्लाइमेटिक आ गया ना, एडमिनिस्ट्रेटिव तो गलत हो गया, तो टर्म ही गलत हो गया ना, ये तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको चीज़ें कुछ मैनेज करनी हो। स्कूल में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ऑफिस के अंदर है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। एटमॉस्फेरिक जोन कुछ नहीं होता है भाई, एटमॉस्फेयर तो क्लाइमेट से भी ऊपर हो जाता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। एरियल जो है वो हवा से रिलेटेड है, कोई चीज़ हवा में ऑपरेट कर रही है वो एरियल है, उसका भी कोई लेना देना नहीं है, क्लाइमेटिक जोन आएगा। उसके बाद पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बर्ड्स हैं हर जगह पाए जाते हैं और हर क्लाइमेटिक जोन में उनके जो साइज़ है, उनकी जो शेप है, सॉरी मैं यहाँ से गलत पढ़ गया था, कोई बात नहीं, हर क्लाइमेटिक जोन में पाए जाते हैं, उनका जो साइज़ है, शेप है और जो विंग्स हैं आर डैश अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ देयर हैबिटेट। जिस जगह पे वो रहते हैं उसकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग ये हैं, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ढले हुए हैं, ये बोलना है। अडेप्टेड आएगा। एडोप्ट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, अपनाना, ठीक है। चेंज बदल जाना, कन्वर्ट का मतलब भी बदल जाना, बट जिस जगह वो रहते हैं जैसा जैसा मौसम की नीड है, कोई ठंडी जगह कोई गर्म जगह है, तो उस नीड के अकॉर्डिंग ढले हुए हैं, क्या, उनके विंग्स, उनकी शेप, उनके साइज। तो ढले होने का सेंस अडेप्ट से आता है, ठीक है। और अडेप्ट के साथ टू भी आता है, ये फिक्स्ड होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। अडोप्ट एक्सेप्ट करने से रिलेटेड होता है, एक्सेप्ट कुछ नहीं करना है। फॉर इंस्टेंस ईगल्स और जो हॉक हैं, ईगल चील को बोलते हैं शायद, और हॉक बाज को बोलते हैं ना, गरुड़ या बाज, ठीक है। ईगल्स एंड हॉक्स हैव मैसिव सोरिंग विंग्स, मतलब सोरिंग मतलब इतने बड़े होते हैं उनके विंग्स, और मतलब काफ़ी ऊंचे उससे उड़ सकते हैं। प्राइमरी फेदर जो होता है दैट डैश आउट एंड अलाउ देम टू सोर हाई इन द स्काई, तो जो उनका प्राइमरी फेदर है उसकी वजह से वो काफ़ी ऊंचा उड़ पाते हैं। तो जो प्राइमरी फेदर है उनका दैट डैश आउट, वो क्या हो जाता है, वो स्प्रेड आउट हो जाता है, स्प्रेड आउट ही आएगा, क्योंकि वो अभी उड़ना है तो पंख तो फैलाएंगे ना, तभी तो उड़ पाएंगे ना। अरे बोलो हाँ, तो स्प्रेड आउट आएगा। रीच आउट कुछ होता नहीं, रीच आउट का मतलब किसी को अप्रोच करना होता है, यहाँ अप्रोच करने की बात नहीं हो रही है। ग्रो आउट कोई टर्म नहीं है, राइज आउट कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे स्प्रेड आउट आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कमी, कोई पेशी। चलो लास्ट क्लोज टेस्ट है, उसके बाद फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। पढ़ेंगे भाई इसे जल्दी से, पढ़ लिया, चलो वन बाय वन सॉल्व कर लेंगे। चलो बात किसकी हो रही है, रेप्टाइल्स की और एम्फीबियंस की बात हो रही है। रेप्टाइल्स बोलते हैं हम लोग रेंगने वाले जानवर जो हैं, कीड़े मकोड़े हैं या फिर सांप वगैरह है। एम्फीबियन उभयचर जो होते हैं, उभयचर अभयचर, इसकी एग्जैक्ट हिंदी मुझे याद नहीं आ रही है। ऐसे जानवर जो जमीन पे भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं, ठीक है। मेंढक है, क्रोकोडाइल है जैसे। लॉट ऑफ रिसर्च ने ये किया है, क्या किया है, रिसर्च बताती नहीं है, टोल्ड तो इनफॉर्मल टर्म है, रिसर्च एक फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। हैज टॉक्ड भी नहीं आ सकता, ये भी इनफॉर्मल टर्म है। स्प्रेड कुछ फैलाया नहीं है, प्रूव किया, रिसर्च कुछ प्रूव करती है, ठीक है। रिसर्च में ये बात प्रूव हो गई है, बोलते हैं ना ऐसा। तो लॉट ऑफ रिसर्च हैज प्रूव दैट, क्या प्रूव कर दिया कि जो रेप्टाइल्स हैं और जो एम्फीबियंस हैं आर कोल्ड ब्लडेड। अगर आप इडियम्स आप पढ़ते हैं, आपने कुछ पढ़ा है तो आपको पता होगा, कोल्ड ब्लड का एक मतलब होता है कि किसी ने मर्डर कर दिया किसी का कोल्ड ब्लडेड वे में, मतलब बिना इमोशंस के ऐसे जान लिया सामने वाले की, मतलब कोई फीलिंग ही नहीं थी, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी इस मर्डरर के अंदर। कोल्ड ब्लडेड वे में मर्डर हुआ है, बोलते हैं ना ऐसा, कि दिल तो पत्थर का था, पता नहीं कैसे उसको मार दिया, इतना घिनौने तरीके से उसका मर्डर हुआ है। एक कोल्ड ब्लड वो होता है। एक कोल्ड ब्लड का मतलब ये भी होता है जो यहाँ पर डिस्कस किया है, कि अगर किसी एनिमल का टेम्परेचर उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तब हम बोलते हैं कि वो कोल्ड ब्लड है, कि मेंटेन नहीं कर सकते वो खुद, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। हम तो मेंटेन कर सकते हैं अपना, बट वो नहीं कर सकते हैं। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो है कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। तो अब ये क्या है वैसे, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस ये एनिमल्स हैं, क्योंकि आगे खुद इनको एनिमल्स बोला है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं। ऑर्गेनिज्म एक साइंटिफिक टर्म है, या साइंटिफिक टर्म नहीं चाहिए हमें। सिंगल सेल्ड, कोई भी सिंगल सेल्ड है ना, ऑर्गेनिज्म क्या है जिसमें सिंगल सेल होता है,
तो यहाँ खुद एनिमल्स खुद बोला है तो हमें भी एनिमल्स ही चाहिए भाई, बेसिक सा है। तो ये एम्फीबियंस जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, और बाय द टर्म कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वी डैश दैट, तो कह रहा है कोल्ड ब्लड एनिमल जो टर्म है उससे हमारा मतलब क्या है, वो ये सेंस देना है, वी मीन दैट। ठीक है, इंटेंशन नहीं बतानी है यहाँ पे, इस टर्म से हमारा क्या मतलब है वो ये बोलना चाह रहा है। एक्सप्रेस भी नहीं करना, डेजिग्नेट का मतलब कुछ डिजाइन करना, वो भी कुछ लेना देना नहीं है। तो वी मीन दैट क्या हमारा मतलब है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनकी बॉडी टेम्परेचर को जैसे कि हम कर सकते हैं। और रेप्टाइल की जो स्किन होती है वो ड्राई और स्केली होती है, स्केली मेरे ख्याल से पपड़ी जम जाती है जैसे। डैश द स्किन ऑफ एन एम्फीबियन इज वेट एंड स्मूथ, और वहीं दूसरी तरफ एम्फीबियन की जो स्किन है वो वेट और स्मूथ होती है। देखो आपको लगेगा कॉन्ट्रारी आ सकता है, कन्वर्सली आ सकता है, ये दोनों का मतलब होता है विपरीत, बट ये विपरीत ऐसे वाला सेंस देते हैं कि मैंने कोई बात कही और मैं अपनी बात को ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं शादी करूंगा, फिर मैं कह रहा हूं मैं नहीं करूंगा, ये कॉन्ट्रारी है कि जो बात कही जा रही उसी के जस्ट ऑपोजिट बात कह दी। बट यहां ऑपोजिट का सेंस नहीं देना है, हमें यहां ये सेंस देना है कि रेप्टाइल की स्किन ऐसी होती है, वहीं दूसरी तरफ एम्फीबियन की स्किन ऐसी होती है। ये नहीं बोलना रेप्टाइल की स्किन ऐसी होती है उसी के विपरीत, विपरीत वाला नहीं सेंस देना, हम दोनों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि रेप्टाइल की स्किन ऐसी होती है वहीं दूसरी तरफ इसकी स्किन ऐसी होती है, हमें विपरीत वाला सेंस नहीं देना है। पैरेलली रख के डिफरेंशिएट करना है कि ये ऐसा है वहीं दूसरी तरफ ये वैसा है, समझे। तो वो जो सेंस आता है वो वेयर एज से आता है, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, एक चीज ऐसी है जबकि दूसरी चीज वैसी है। कॉन्ट्रारी और कन्वर्सली दोनों सेम है, हालांकि कॉन्ट्रारी के साथ टू भी आता है, कॉन्ट्रारी टू नहीं है, पहला पॉइंट। कन्वर्सली बिना टू के भी यूज कर सकते हैं, कन्वर्सली का मतलब भी कॉन्ट्रारी ही होता है कि कोई दो चीज आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, कि कहा कुछ और हो कुछ रहा है, वहां यूज करते हैं। लेकिन यहां तो कोई सेंस नहीं है ना कि कहा कुछ और हो कुछ रहा है, यहां तो कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तरफ ये है दूसरी तरफ वो है, समझ में आ रहा है। चलो सिमिलर तो है ही नहीं ना भाई, इसकी ड्राई और उसकी वेट है, तो वेयर एज आएगा यहाँ पे। एम्फीबियन की स्किन वेट होती है, स्मूथ होती है, और जो रेप्टाइल्स हैं वो स्पेंड करते हैं उनका टाइम डैश ऑन लैंड। तो रेप्टाइल्स अपना समय लैंड पर ये करते हैं, और एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं, लिव इन एंड अराउंड वाटर, पानी में और पानी के पास रहते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो रेप्टाइल्स मैंने कहा ना रेंगने वाले होते, तो रेंगने के लिए क्रॉल आता है। रेप्टाइल्स जंप नहीं करते, ड्रैग का मतलब किसी को घसीटना होता है, तो यहाँ घसीटना नहीं है, चल तो सकते नहीं, उनके पैर तो होते ही नहीं है। तो रेप्टाइल स्पेंड करते अपना टाइम लैंड पे ही क्या करते रहते हैं, अपना क्रॉल करते रहते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला क्लोज टेस्ट भी खत्म होता है और आज का सेशन भी ओवर होता है। आई होप सेशन अच्छा लगा। इजी वाले थे, अभी करेंगे एक दो दिन इजी वाले, क्योंकि हर टाइप का बच्चा है क्लास के अंदर। कुछ आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनको लगा अरे क्या है ये, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, अभी एडवांस वाले आएंगे तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमको सबको साथ लेके चलना, हर टाइप के बच्चे को, चाहे वो बेसिक लेवल पे हो, मॉडरेट लेवल पे, एडवांस लेवल पे हो, ठीक है जी। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, अभी एक दो दिन करेंगे इसे, उसके बाद फिर हम लोग एडवांस लेवल करेंगे। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।